हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस के एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? रिकंसिलिएशन का क्या मीनिंग होता है कि टैली करना, मैच करना। तो जो हमारी पासबुक होती है, जो हमारी कैश बुक होती है, उनमें डिफरेंसेस होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या स्टेटमेंट बनाते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि हमारे किस वजह से जो हमारे कैश बुक में हमने एंट्री कर रखी है और जो बैंक की हमारी पासबुक में है, उनमें डिफरेंसेस क्यों हैं उनके बैलेंसेस में। ठीक है, इनके लिए हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस वजह से टैली नहीं कर रही हैं। ठीक है, टू टाइप्स में है। फर्स्ट है कि जो टाइम गैप आता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। ठीक है, टाइम गैप आता है कि जो हमारे कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं और जो हमारी बैंक की पासबुक में जो एंट्री होती है, उन दोनों में क्या है? डिफरेंस होता है, टाइम गैप होता है। जैसे हमने चेक वगैरह डिपॉजिट करवाए हैं तो वो सेम डे पे, सेम बैंक का होता है तो सेम डे पे वो हमारे अकाउंट में वो बैलेंस शो हो जाता है। लेकिन जब डिफरेंट बैंक होता है, कोई दूसरे बैंक का अकाउंट चेक हम अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें कम से कम 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमने चेक को इशू किया है इफ अगर, तो हम उसकी उस रिलेटेड ट्रांजेक्शन की एंट्री डायरेक्ट अपने कैश बुक में तभी कर लेते हैं। लेकिन बैंक की पासबुक में हमें तभी एंट्री हुई मिलेगी उसमें जब वो बैंक के थ्रू वो प्रोसेस चेक हो चुका हो। ठीक है, इसलिए एक टाइम गैप है, वो एक बिग फैक्टर है कैश बुक और बैंक पासबुक के बैलेंसेस के डिफरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कुछ एरर्स हो जाते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते टाइम, वो ओमिट हो सकती है या फिर हमने कुछ एरर कर दिया हो, अमाउंट रॉन्ग फीड कर दी हो, तो इससे क्या होता है हमारी जो स्टेटमेंट्स है वो टैली नहीं करेंगी। ठीक है, ये इनको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम गैप से रिलेटेड और एरर से रिलेटेड कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के में क्या क्या एरर होती है। टाइम गैप के अंदर फर्स्ट है कि चेक को हमने इशू किया है, चेक इशू हुआ है लेकिन अभी हमारे अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है, पेमेंट नॉट येट क्रेडिटेड। ठीक है, इफ अगर हमने इशू किया है तो डेबिटेड और हमें अगर रिसीव हुआ है तो क्रेडिटेड। ठीक है, अगर हमने चेक को इशू किया है तो हमने तभी अपनी कैश बुक में उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर दी है। ठीक है, एट द सेम टाइम अपने चेक बुक में इस अमाउंट से कि हमने मान लो 10,000 का चेक इशू किया है तो हम अपनी कैश बुक में उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन तभी कर देते हैं। लेकिन जिसको हमने इशू किया है, जो भी हमारा कस्टमर है या कोई फॉर्म है, उसने अब जब वो बैंक में डिपॉजिट कराएगा तभी हमारे पासबुक में उससे रिलेटेड एंट्री होगी, बैंक तभी उस अमाउंट को हमारे अकाउंट से कट करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक टाइम गैप रहेगा, पता नहीं अब वो एक दिन में दे, 2 दिन बाद दे, 3 दिन बाद दे, तो उसमें क्या होगा? वो हमारी तब तक हमारी जो कैश बुक है वो उससे ज्यादा बैलेंस शो करती रहेगी। ठीक है, कि हमने चेक पेड कर दिया है फॉर कलेक्शन, बैंक में पेड किया है लेकिन अमाउंट उसकी रिसीव नहीं हुई है अभी। हमने कलेक्शन के लिए बैंक डिपॉजिट कराया है लेकिन जब तक बैंक को किसी दूसरे बैंक का था, जो मैंने अभी बताया था, अगर कोई और डिफरेंट बैंक है, सेम बैंक नहीं है, डिफरेंट बैंक का चेक है, तो उसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। जब तक दूसरे अदर बैंक से उस बैंक को पेमेंट रिसीव नहीं होगी, जब तक वो कलेक्ट नहीं कर लेगा उस पेमेंट को, तब तक वो हमारे अकाउंट में उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं करेगा। इसलिए जो हमारी चेकबुक है, कैश बुक है और जो बैंक की पासबुक है, तब तक वो हमारा जो बैलेंस है वो हाई शो करेगा कैश बुक में, और जब अकाउंट में हमारा जब पेमेंट कलेक्ट हो जाएगी, ओनली देन द बैंक विल क्रेडिट दैट अमाउंट इनटू अवर अकाउंट।
ठीक है। नेक्स्ट है चेक पे कर दिया है हमने। अगर हमने कोई चेक इशू किया है लेकिन बैंक से वो डिसऑनर हो गया है, चेक पेड बट डिसऑनर्ड फ्रॉम बैंक, डिसऑनर हो गया है, उस केस में क्या होगा, हमारी कैश बुक में तो हमने एंट्री कर ली कितनी अमाउंट से हमने चेक पे किया है, लेकिन वो बैंक में हमारा क्या है, डिसऑनर हो गया, तो बैंक उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करेगा, कोई भी एंट्री नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो कैश बुक है वो उसका बैलेंस हाई शो होगा कि इतनी हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन कैश पासबुक में इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हमें नहीं मिलेगी क्योंकि बैंक से जो हमारा चेक है वो डिसऑनर हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइक इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक क्या है, जो हमारी सेविंग, मान लो सेविंग अकाउंट है हमारा, करंट पे तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट पे वो क्या है, जो अमाउंट होती है उस पे हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बैंक। ठीक है। तो वो क्या है, 6 मंथली वो हमारे अकाउंट में उस अमाउंट को, इंटरेस्ट अमाउंट को डिपॉजिट करता है। ठीक है। लेकिन हमें कब पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में हमें ये इंटरेस्ट अमाउंट है जो हमें क्रेडिट हो चुकी है, ओनली जब करेंगे ना, जब हम पासबुक में उससे रिलेटेड एंट्री कराएंगे। ठीक है। या हम अपनी मान लो हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे कि अब यूपीआई है, नेट पे है, उसको हम साइट को ओपन करेंगे या ऐप को ओपन करेंगे तभी हमें उससे रिलेटेड अमाउंट का पता चलेगा। ठीक है, कि हमने इतनी इंटरेस्ट अमाउंट हमें रिसीव हुई है। हम क्या है, बैंक ने तो जब इंटरेस्ट उसने कैलकुलेट किया हमारे अमाउंट पे तभी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट क्रेडिट कर दिया उस अमाउंट को, लेकिन हमें कब पता चलेगा, या तो हम उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को देखें या फिर पासबुक में एंट्री कराएंगे तभी पता चलेगा हमें। ठीक है। तो पासबुक में जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है वो क्या होगा, डिफर करेगा एक दूसरे से। ठीक है। सेम है कि लाइक हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, बैंक से हमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, तो ओवरड्राफ्ट पे भी बैंक क्या है, इंटरेस्ट चार्ज करता है हमसे, कुछ अमाउंट कलेक्ट करता है। ठीक है। क्योंकि जो हमारा बैलेंस होता है उससे ज्यादा हमें विड्रॉ की फैसिलिटी मिली है बैंक से, तो बैंक क्या करेगा, उस सर्विस के लिए हमसे चार्ज करता है। ठीक है। चार्ज करता है तो बैंक तो उस अमाउंट पे टाइम टू टाइम उस अमाउंट पे क्या है, इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। लेकिन हमें कब पता चलेगा, या तो हम बैंक से कोई स्टेटमेंट रिसीव हो, हमें बैंक से हमें उससे रिलेटेड स्टेटमेंट रिसीव होगी तभी हम उससे रिलेटेड, या फिर पासबुक में देखेंगे तभी हमें उससे रिलेटेड जो नॉलेज है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है कितना नहीं हुआ है हमें तभी पता चलेगा। तब तक क्या होगा कि हमने ओनली ये पता रहेगा कि हमें इतनी अमाउंट हमने विड्रॉ की है, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है कितना नहीं हमारे अकाउंट में, तो वो हमें नॉलेज में नहीं होगा। तो तब तक क्या है, हमारी कैश बुक में हम ओवरड्राफ्ट राइट डाउन करेंगे। ठीक है। तो और पासबुक में तो हम एंट्री कराएंगे तब हमें पता चल जाएगा, लेकिन कैश बुक में हमें तब पता चलेगा जब हम पासबुक में उसको एंट्री करा लेंगे, तभी हम शो करेंगे ना, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से उसकी एंट्री करेंगे हम। ठीक है ना। तब तक हमारा जो बैलेंस है वो डिफरेंस रहेगा। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं जो एक हमारी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम कंसीडर करेंगे कि ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी बैंक और कैश बुक और पासबुक को। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम बैंक को डायरेक्ट ये अथॉरिटी दे देते हैं, मतलब कि इतनी अमाउंट हमारी, लाइक हमने प्रीमियम पे करना है, रेंट पे करना है, तो वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से उस अमाउंट को पे कर दे। ठीक है। ये सर्विस हमें प्रोवाइड करता है बैंक, हम लेते हैं ये सर्विस मान लो, तो क्या होगा, हमें उस चीज का कब पता चलेगा कि जब हमें बैंक कोई इंटीमेशन दे कि इतनी अमाउंट हमने आपके अकाउंट से कट की है और यहाँ इसके लिए पे किया है, हमें तभी पता चलेगा ना जब हम उसके पासबुक से रिलेटेड एंट्री देखेंगे या फिर बैंक हमें कोई इंटीमेशन स्टेटमेंट भेजेगा। ठीक है ना।
तब तक क्या होगा, हम क्या है, जो मान लो फर्म है कोई भी, तो उसको ओनली कैश बुक में एंट्री करेगा ना, पासबुक में कि वो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, कि हमने उससे रिलेटेड पेमेंट कर दी है, पेमेंट कर दी है, उससे रिलेटेड इंटीमेशन तभी पता चलेगा जब बैंक हमें प्रोवाइड करवा रहा है उससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, कमीशन। अब क्या है, बैंक कुछ चार्जेस लेता है, कोई भी कमीशन है, या फिर लाइक हमने अमाउंट एक्सेस में विड्रॉ की है 1000 से अब हम कोई कैश अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, कैश अमाउंट को हम डिपॉजिट करते हैं 50,000 से ज्यादा, तो बैंक उससे रिलेटेड क्या करता है, चार्ज करता है उस पर कुछ अमाउंट, लाइक 50 रुपीज, मान लिया हमने कि 50 रुपीज चार्ज करता है 50,000 से अबव की ट्रांजेक्शन पे, एक ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमें उसका कब पता चलेगा, जब हमारे अकाउंट में उससे रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन को पासबुक में देखेंगे कि इस अमाउंट के बाद हमें बैंक ने इस पे चार्ज इतना किया है। ठीक है ना। एट द टाइम हमें बैंक बता भी देते हैं कई बार तो, लेकिन जब नहीं बताते और हम उस चीज से अननोन है, तो हम ओनली पासबुक में उससे रिलेटेड एंट्री देखेंगे, तभी हमें उस सिचुएशन के बारे में पता चलेगा कि हमने इतनी अमाउंट कैश डिपॉजिट की है तो बैंक ने उस पे चार्ज किया है। ठीक है ना। या हम बैंक में जाके उससे रिलेटेड पूछे कि ये आपने किस लिए चार्ज किया है। ठीक है ना, ओनली हमें तब पता चलेगा इस चीज के बारे में। बैंक हमें और भी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, तो उस पे क्या होता है, हमें डिविडेंड वगैरह रिसीव होता है, डिविडेंड हो गया या कोई भी प्रॉफिट हो गया, वो रिसीव होता है, तो बैंक एट द टाइम रिसीव होता है तभी हमारे अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर देता है। लेकिन जब हम उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं, इफ अगर मंथली स्टेटमेंट हमें मिल रही है तो हम उससे ही पता चलेगा कि कितनी अमाउंट हमारे अकाउंट में पर मंथ आ रही है। ठीक है ना। हम हिस्ट्री चेक करेंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तभी हमें पता चलेगा कि मान लो 78,000 फर्स्ट में आई, फिर 77,800 आई, इस तरह से पर मंथ हमारी कुछ अमाउंट चेंज हो रही है, तो हम ओनली ट्रांजैक्शंस को देख के ही उससे रिलेटेड अपनी पासबुक में एंट्री देख सकते हैं, और हमारी कैश बुक में उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन तभी डिफरेंस नहीं रहेगा, तब दोनों स्टेटमेंट में टाइम गैप नहीं है। ठीक है ना। इफ अगर देखो कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट किया डायरेक्ट, ठीक है, बैंक उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर देगा, लेकिन कैश जो पासबुक है उसमें एंट्री हमारी एट द टाइम डायरेक्ट उसी टाइम नहीं होती है। ठीक है ना, कुछ टाइम लगता है, एट द सेम टाइम हमारी उसमें ट्रांजैक्शंस हम चेक नहीं कर सकते। तो क्या होगा, कैश बुक में और पासबुक में हमारी रिकॉर्डिंग का जो टाइम गैप रहेगा, ठीक है ना, तो इन्हीं डिफरेंसेस के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सेकेंड एरर है, जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।